हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ईयर 2012 तक एआईपीएमटी के सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली थी। अब इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ईयर 2013 के ऑनवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें हमारा ईयर 2013 नीट का क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड to twice its original length, the resistance of the stretched wire would be। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये काफी कॉन्सेप्चुअल है सवाल। देखिए, एक बात तो आपको ये मालूम है कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टिविटी की वैल्यू मान लो रो है, वायर की लेंथ की वैल्यू एल है, एंड उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, तब उस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। और इस फॉर्मूले से हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो ये मतलब हुआ कि अगर किसी वायर की लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल होनी चाहिए, लेंथ को ट्रिपल कर दें तो रेजिस्टेंस को भी ट्रिपल हो जाना चाहिए। बट ये कब होगा? ये तब होगा जब रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई बदलाव ना आए। एक बात आपको बिल्कुल देखिए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आप आंसर गलत टिक करके आएंगे। देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं। इफ रो एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स, अगर मान लिया जाए रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव ना आए, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई बदलाव ना आए, इन दैट केस रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तब की ये बात है। और तब अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि जो हमारी वायर है उसको स्ट्रेच किया गया था, उसको खींच के लंबा किया गया था। और अगर आप वायर को खींच के लंबा करेंगे तो लेंथ तो आपने डेफिनेटली डबल कर दी है ना, लेंथ को आपने डेफिनेटली डबल कर दिया। लेकिन अगर आप वायर को खींच के लंबा करेंगे तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में बदलाव आना चाहिए। और इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है, और इसीलिए ये वाली कंडीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड भी नहीं बैठती है ना। ये एक्सप्रेशन तब वैलिड था जब आपका एरिया कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर वायर को आप स्ट्रेच करके खींच करके लंबा कर रहे हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में बदलाव आएगा। बट इन दैट केस क्या नहीं बदलेगा? तब हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली उस केस में वायर के वॉल्यूम में बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो था वायर की उसको नहीं बदला। जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था वायर का वो उतना ही है जितना पहले था, बस वायर को खींच के लंबा कर दिया गया। तो क्योंकि यहाँ पर अमाउंट में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वायर के वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। और वॉल्यूम के टर्म्स में आपको इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे लेंथ की जानकारी है कि लेंथ को डबल किया गया है, और मुझे क्योंकि एरिया की जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस एक्सप्रेशन से एरिया को हटा दूं। तो एरिया को हटाने के लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूं, रो एल बाई ए तो था ही था, मैं एल बाई एल मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे होगा क्या, एरिया इंटू लेंथ की वैल्यू वॉल्यूम होती है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए एरिया एंड लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वॉल्यूम देता है। तो एरिया इंटू लेंथ हो गया मेरा वॉल्यूम, एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा एल स्क्वायर। तो फाइनली मुझे क्या मिला, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी, जहां पर वी मेरा वॉल्यूम हो गया। और क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए न रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव है न वॉल्यूम में कोई बदलाव है, तो हमारे इस सवाल के लिए डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू एल स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका ये मतलब रहा, लेंथ को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू, 9 टाइम्स हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 स्क्वायर 16 टाइम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जानी चाहिए। तो इस वे में आपको समझना है। तो क्योंकि आपने लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसकी तुलना में अब का रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होना चाहिए। तो क्योंकि पहले 4 ओम था तो 4 ओम का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 16 ओम। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 16 ओम एकदम करेक्ट होगा। 16 ओम इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे गए तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं L1 की वैल्यू को L मान लूं तो L2 की वैल्यू 2L हो जाएगी। 2L के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4L स्क्वायर। L स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते थे। सो R2 विल बी इक्वल टू 4R1। तो डेफिनेटली 4 इंटू 4 हमारी 16 ओम R2 की वैल्यू होगी। मीन्स बात का रेजिस्टेंस
16 ओम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ईच। यहाँ पर जो 10 है ये 10 ओम है एक्चुअल में। तो हमें सवाल कह रहा है कि अगर एक 2.1 वोल्ट ईएमएफ वाली एक सेल को एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करें जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, और अगर उस रजिस्टर की तरफ सप्लाई होने वाली करंट की वैल्यू अगर 0.2 एम्पियर हो, तब उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी हम किसी प्रैक्टिकल सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, जब भी हम किसी भी रियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तब जनरली उसे हम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में करते हैं, है ना। जब भी आपको किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना हो तब हम क्या क्या बताएंगे, हम बताएंगे उस सेल के ईएमएफ की वैल्यू एंड हम बताएंगे उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इसीलिए यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है ये डेफिनेटली ईएमएफ की वैल्यू है। ऐसा सवाल में बोला नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो 2.1 वोल्ट गिवन है इस सेल की ईएमएफ है। अब हमें पूछा क्या, यहाँ पर हमें इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की जानकारी पूछी गई है, जिसे मैं स्मॉल आर मान लेता हूं और ये मुझे बताना है। तो मैंने आपको सेल के रिगार्डिंग 4 केसेस बताए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने कहा था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में, चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल के बारे में एंड ओपन सर्किटिंग ऑफ ए सेल के बारे में। तो मैंने 4 केस आपको बताए थे और मैंने बताया था कि अगर केस डिस्चार्जिंग का हो, डिस्चार्जिंग के दौरान एक सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ माइनस आई आर होती है। और अगर केस चार्जिंग का हो तब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ ई प्लस आई आर होती है। तो अगर डिस्चार्जिंग का केस हो तो ये वाली इक्वेशन को यूज करना, चार्जिंग का केस हो तो ये वाली इक्वेशन को यूज करना। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि सवाल कौन से केस के रिगार्डिंग है। तो आप यहां पर देखें, साफ साफ कह रहा है विच प्रोवाइड्स और विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। तो यहां पर करंट देने वाला कौन है, करंट सप्लाई करने वाली यहां पर सेल है। और क्योंकि यहां पर एनर्जी का सप्लाई फ्रॉम सेल टू द रजिस्टर हो रहा है, इसीलिए ये हमारा केस डिस्चार्जिंग का होगा। और बिल्कुल ये हमारा डिस्चार्जिंग का केस है भी, है ना। मैंने आपको कहा था कि अगर सेल से हम एनर्जी गेन करें, अगर सेल एनर्जी प्रोवाइड करे तब वो डिस्चार्जिंग का केस होता है। और अगर हम सेल को एनर्जी हम सप्लाई करें एक्सटर्नली तब वो हमारे सेल की चार्जिंग का केस होता है। तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। एंड ऑब्वियस बात है कि इसी इक्वेशन की मदद से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। नाउ यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और, जब भी हम एक रियल या फिर प्रैक्टिकल सेल को बताते हैं तब जनरली उसे हम एक आइडियल सेल और एक रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं। मींस एक रियल सेल, एक प्रैक्टिकल सेल को हम एक आइडियल सेल एंड एक रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए मान लिया जाए कि यहां पर जो मेरा सेल है उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आइडियल सेल बनाएंगे। ये मेरी आइडियल सेल का सिंबल है। आइडियल सेल कौन होती है, आइडियल सेल वो होती है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर पाए, तो ये आइडियल सेल है। और आइडियल सेल के केस में मैं बता दूं, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, तो उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर ही होता है ना। मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन केस ऑफ एन आइडियल सेल, अगर आइडियल सेल है तो जो उस सेल के ईएमएफ की वैल्यू होगी एग्जैक्टली वही वैल्यू उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी। लेकिन क्या होता है, अगर एक रियल सेल हो जहां पर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस शामिल है, तब उस केस में उस इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो कितना ड्रॉप होता है, यहाँ पर ओम्स लॉ से आई आर अमाउंट का ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए ईएमएफ ई माइनस आई आर हमको सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये मेरी आइडियल सेल का सिंबल है। और आइडियल सेल को अगर हम एक रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा दें, तब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ अ रियल और अ प्रैक्टिकल सेल। तो एक प्रैक्टिकल सेल, एक रियल सेल हमारी आइडियल सेल एंड एक रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस रजिस्टर को हम कहते हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम सिंबल स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। एंड ईएमएफ की वैल्यू हो गई ई, और इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा वी होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस इस सेल के भीतर प्रेजेंट है, सिंबल में हमने इधर बनाया हुआ जरूर है, बट ये रेजिस्टेंस हमारे सेल के अंदर होती है, ठीक है।
तो नाउ ये मेरे सेल का पहला टर्मिनल हो गया, मींस पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है, जहां पर V की वैल्यू E माइनस आई आर होगी अगर इस सेल ने I अमाउंट की करंट सप्लाई की है। और किसे की है? डेफिनेटली इस रजिस्टर को की है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। तो यहां पर मैं एक सेल लगा देता हूं, इस सेल के रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल R मान लेता हूं जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम। और जब मैंने इस सेल को जब इस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया तब जो करंट सप्लाई हुई उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना? 0.2 एम्पियर। तो हमें ये बताना है कि हमारे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो देखिए, अब क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो एक बात तो मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस है, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेरे इस रजिस्टर के अक्रॉस भी होगा, हाँ कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंट को x मान लूं और इस पॉइंट को y मान लूं तो x एंड y मेरे सेल के दो टर्मिनल्स हैं और इन्हीं दो टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने इस रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो मेरा इस 10 ओम के रजिस्टर को मिलने वाला है। और इसलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा जिसकी वैल्यू इससे फ्लो होने वाली करंट I इनटू इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा जो कि हमारा कैपिटल R है। और ये मैंने कहां से लिखा? मैंने ओम्स लॉ से लिखा। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो ये मेरा डिस्चार्जिंग वाला केस है और ये मेरे एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि I इंटू कैपिटल R के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशंस के LHS सेम है, तो दोनों के RHS को इक्वेट करके मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। बस वैल्यूज पुट करते हैं आंसर। तो कैपिटल I की वैल्यू मीन्स करंट की वैल्यू हमें 0.2 गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी है 10 ओम, इक्वल टू EMF की वैल्यू है 2.1 माइनस अगेन I की वैल्यू 0.2 एंड स्मॉल r हमें बताना है। तो इस माइनस 0.2 r को अगर मैं LHS की तरफ ले लूं तो ये पॉजिटिव 0.2 r हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू, नाउ अब RHS का पहला टर्म 2.1 है एंड 0.2 इंटू 10 की वैल्यू हो जाएगी 2, जो RHS की तरफ जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा एंड 2.1 माइनस 2 विल बिकम 0.1। यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो मैं डेसिमल कैंसिल कर सकता हूँ एंड फाइनली R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 दैट इक्वल्स टू 0.5 ओम। और यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी, आप समझ गए होंगे, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से ही बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन है द रेजिस्टेंसेस ऑफ द 4 आर्म्स P, Q, R एंड S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be, ठीक मैं आपको समझाता हूँ, आगे इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है हमें, तो यहाँ पर मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, पहले मैं बना देता हूँ। तो ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। नाउ ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके 4 आर्म्स हैं P, Q, R एंड S। तो इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं R और ये ले लेते हैं S। ना इन दो पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 50 ओम। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 50 ओम। नाउ डन। अब कहता है कि जो P की वैल्यू है वो है 10 ओम, Q की वैल्यू है 30 ओम, R की वैल्यू है 30 ओम एंड S की वैल्यू है हमारी 90 ओम। ये हमारी 90 ओम हो गई। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसे PQ और इसे RS बना सकते थे तो भी चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस वे में भी करते तो आंसर आपको सेम मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक्चुअली इस सवाल की ड्राइंग हमें दिया नहीं है, दिया होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप PQRS भी ले सकते हैं, PQRS भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेरा गैल्वेनोमीटर है उसके सिंबल को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि R ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इसको मैं G बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, है ना? इसको मैं G बना देता हूं। देन अब यहां पर एक सेल कनेक्ट कर दिया गया, उस सेल के EMF की वैल्यू हमें गिवन है 7 वोल्ट एंड इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5 ओम। और इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से शो कर देता हूं। तो कह रहा है कि इस सेल से कितनी करंट ड्रॉ होगी, है ना? कितनी करंट सप्लाई करेगा हमें बताना है। देन
तो आपको अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन के बारे में जानकारी हो कि किस पर्टिकुलर केस में हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कहते हैं, तो बिल्कुल आप इस सवाल को बहुत इजीली कर जाएंगे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में जनरली 4 रेजिस्टर्स होते हैं और इस तरह से होते हैं कि लेफ्ट के 2 का रेशियो रेजिस्टेंसेस का राइट के 2 रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तब इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पे रहने वाले पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अगर पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल बी 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो काम करता हूं, इस पॉइंट का नाम x रख देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं y रख देता हूं। तो अगर P के रेजिस्टेंस अपॉन Q के रेजिस्टेंस की वैल्यू R के रेजिस्टेंस अपॉन S के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब x एंड y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 0। इसका मतलब सर्किट में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होने के बावजूद भी इसका करंट गेन करने की तरफ किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस सर्किट का हिस्सा होने के बावजूद भी करंट ड्रॉ करने की तरफ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इसका होना नहीं होना बात बराबर है। तो देखते हैं क्या। तो 10/30 1/3 होता है, 30/90 भी 1/3 होता है। तो P/Q की वैल्यू R/S के बराबर होने के कारण 10/30 की वैल्यू 30/90 के इक्वल होने के कारण मैं बिल्कुल इस गैल्वेनोमीटर को यहां से निकाल देता हूं। मतलब आप विजुअलाइज कर लो कि इस गैल्वेनोमीटर को हमने बाहर निकाल दिया। अब अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली P एंड R दोनों सीरीज में आ जाएंगे, Q एंड S दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो अब अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू होगी 10 + 30 हाउ मच 40 और इनकी होगी 30 + 90 हाउ मच 120। तो ऊपर मेरे पास एक 40 ओम का रजिस्टर है और उसके पैरेलल में आ जाएगा अब एक 120 ओम का रजिस्टर। तो 2 रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना। नाउ अब R1 यहां पर P एंड S के सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो 10 + 30 हो गया 40। R2 सिमिलरली Q एंड S के सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो हो जाएगी 30 + 90 120 डिवाइडेड बाय 40 + 120 हो जाएगा 160। तो 40 1 जा 40, 40 4 जा 160, 120/4 की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे इस व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। अब आप इस पूरे के पूरे ब्रिज को रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल रजिस्टर से जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 30 ओम। नाउ अब इस 30 ओम के साथ देखा जाए तो मेरे सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 30 + 5 विल बिकम हाउ मच 35 और इसीलिए पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 35 ओम, जिसे हमने 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दिया है या फिर ईएमएफ हमने 7 वोल्ट मेंटेन किया है। तो डेफिनेटली इसी 7 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर हमारी करंट का सप्लाई होना है। तो फाइनली करंट निकालने के लिए मैं ओम्स लॉ यूज कर सकता हूँ जो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन हमारी पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि 30 + 5 कितना हो गया 35। नाउ ईएमएफ की वैल्यू हमारी है 7 अपॉन 35 दैट इक्वल्स टू 1/5 दैट इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर और इसीलिए 0.2 एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2014 से है। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wires is, ठीक मैं समझाता हूं। तो कहता है कि 2 सिटीज हैं और उन 2 सिटीज के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर का है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना है एक सिटी से लेकर के दूसरे सिटी तक तो डेफिनेटली आपको 150 किलोमीटर की वायरिंग वहां पर करनी पड़ेगी। जो आपको केबल लिंक करना पड़ेगा वो आपको 150 किलोमीटर का करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो उस वायर की पर किलोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.5 ओम है। तो 150 किलोमीटर अगर लंबी मैंने केबल ले किया है तब उस केस में पूरी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू डेफिनेटली 150 इंटू 0.5। यस और नो? ये हमारी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है पर किलोमीटर के लिए। देन 150 किलोमीटर रेजिस्टेंस और 150 किलोमीटर लंबी वायर के रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
150 इंटू 0.5 करना पड़ेगा, 0 डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 15 5 हो जाएगा 75 ओम। तो मुझको एक बात तो समझ में आ गई कि मेरी पूरी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 75 ओम होनी चाहिए। अब कहता है कि पर किलोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी 8 वोल्ट है। मतलब अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए अगर 1 किलोमीटर मूव करें तो जो पॉइंट तक आप रीच करेंगे उसकी पोटेंशियल पहले वाले पॉइंट की पोटेंशियल की तुलना में 8 वोल्ट कम है। तो अगर पर किलोमीटर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तब सेम वे में 150 किलोमीटर तक जाते जाते आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 150 किलोमीटर की लेंथ पे 150 इंटू 8 वोल्ट का, विच विल बी इक्वल टू, नाउ 150 इंटू 8 विल बिकम 120 और एक जीरो हमारा रहना चाहिए। तो 1200 वोल्ट का हमारी उस वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि इस केस में मेरा पावर लॉस कितना होगा? तो डेफिनेटली पावर निकालने का फॉर्मूला हम वी एंड आर के टर्म्स में जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। तो बस आंसर आ जाएगा, तो वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो 12 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 एंड 2 जीरोज के स्क्वायर की वैल्यू 4 जीरोज हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय आर की जगह में मुझे 75 लिख देना चाहिए। यहां तक मैं समझता हूं बात एकदम क्लियर है। बस इसे सॉल्व करते ही हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूं आंसर यहां पर किलोवाट में भी है और वॉट में भी, और जूल तो हो ही नहीं सकता, जूल हमारी पावर की यूनिट नहीं होती, तो ऑप्शन 3 तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर 3 जीरोज को मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं 1440 इंटू 1000 लिख सकता हूं एंड 1000 विल बिकम आवर किलो। ठीक, तो इसको मैं आगे लिखता हूं 1440 डिवाइडेड बाय 75 किलोवाट लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही है। अब इसे रिड्यूस करके देख लेते हैं हमें फाइनली क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसे 5 से रिड्यूस करता हूं। 5 से रिड्यूस करूंगा तो ये 15 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 2 जा 10, बचेगा 4 4 5 8 जा 40, फिर बचेगा 4 0, सो 5 8 जा 40। तो नाउ मुझको मिल रहा है 288 अपॉन 15। तो आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि अगर ये मान लो 300 होता तो 300 बाई 15 कितना होता? 20 होता। तो क्योंकि 300 से हल्का छोटा है तो इन दोनों के डिवीजन की वैल्यू 20 से हल्की कम होगी और किलोवाट हमारी यूनिट होनी चाहिए। तो दिख ही रहा है कि हमको 19.2 किलोवाट का वैल्यू मिलने वाला है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2014 से है। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is, ठीक मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हम एक मीटर ब्रिज गिवन है एंड मीटर ब्रिज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल के इक्वल होता है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में हम टोटल 4 रेजिस्टर्स को यूज करते हैं, यहां पर हम 2 रेजिस्टर्स को यूज करते हैं एंड बाकी 2 की जगह में हम एक वायर को यूज करते हैं जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यूनिफॉर्म होता है। एंड क्योंकि मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज में जो हमारी वायर की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो हमने क्या किया है कि 2 रेजिस्टर्स को जो व्हीटस्टोन ब्रिज के थे उन्हें रिप्लेस कर दिया 1 मीटर लंबी वायर के थ्रू। और अब हमारा जो यहां पर 2 रेजिस्टर्स होते थे वो इन वायर के रिप्लेसमेंट से यहाँ पर वायर के रेजिस्टेंस के बेसिस पे अब हमारा बैलेंस पॉइंट को हम फाइंड आउट किया करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सिचुएशन होता है। तो नाउ तो पहले क्या था कि बैलेंस पॉइंट की दूरी L1 थी, मतलब पॉइंट A से L1 दूरी पे मेरा बैलेंस पॉइंट आ रहा था और रिमेनिंग लेंथ क्या हो जाएगी मेरी 100 माइनस L1, जहां पर 100 हमारी लेंथ है सेंटीमीटर में। तो क्योंकि यहां पर हमारी L1 लेंथ में पहले ब्रिज हमारा बैलेंस्ड था तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन L1 दैट इज R1 अपॉन R2 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1। और ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लग रहा है, बट यहाँ पर हमें 2 रेजिस्टर्स की जगह में एक वायर यूज कर रहे हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है। और हम जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसीलिए यहाँ का जो रेजिस्टेंस है L1 के प्रोपोर्शनल होगा और इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट B तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। और इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंसेस की जगह पे मैं लेंथ लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस किसके?
लेंथ के साथ। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा R ओम का जो रजिस्टर है इसको शंट किया गया और शंट करने के दौरान सेम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया। तो शंट के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। शंट का मतलब होता है एक पैरेलल में रजिस्टर को लगाना। मींस जो शंट होता है वो किसी एलिमेंट के पैरेलल में लगा हुआ रजिस्टर को कहते हैं। और जो शंट है इस केस में उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये भी R ओम का रह गया। और ये बात भी मैंने आप लोगों को सिखाई है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। तो R एंड R पैरेलल में हो जाएंगे R/2। और अब मेरा जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया L1 से कहां तक, 1.6 L1 तक। तो अब मैं न्यू बैलेंस पॉइंट के लिए क्या लिख सकता हूं, तो ये 5 को तो हमने बिल्कुल नहीं बदला, तो 5 वैसा का वैसा है, डिवाइडेड बाय L1 की जगह में मुझे लिखना चाहिए 1.6 L1 विच विल बी इक्वल टू, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई अब हमारी कितनी, R/2 डिवाइडेड बाय, अब आ जाएगा लेंथ तो मेरी वायर की अभी भी 100 सेंटीमीटर है, माइनस L1 की जगह में मुझको लिखना चाहिए अब 1.6 L1। अब मुझे बतानी क्या है यहाँ पर, मुझे बतानी है R की वैल्यू, मुझे R बताना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं एंड अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में देखूँ तो मेरे पास टोटल दो अननोन है। पहला अननोन L1 है, दूसरा अननोन R है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं तो डेफिनेटली मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आपको ये सोचना होगा कि आप R की वैल्यू को किस वे में जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, अपन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, R मेरा एलिमिनेट हो जाएगा और R के एलिमिनेट होने से मुझको L1 मिल जाएगी। L1 मिल जाने के बाद अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हो। एक्चुअली L1 को सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट दिख रहा है, बट डिवाइड करके R एलिमिनेट करके L1 को निकालना मुझे आसान लग रहा है, इसीलिए मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देता हूं। तो जब भी हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, LHS का LHS से डिवीजन होगा, RHS का RHS से डिवीजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको LHS में क्या मिलने वाला है, तो 5/L1 अपॉन 5 अपॉन 1.6 L1 करूंगा तो 5/L1 कैंसिल हो जाएंगे एंड जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 1.6 मुझको न्यूमरेटर में मिल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू, नाउ ये R एंड ये R भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन होने से मेरा ये जो सेकंड नंबर है RHS का, जो मेरा इक्वेशन 2 का RHS है, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल होने से हमें 100 माइनस 1.6 L1 और इस 2 को भी मैं इसी के साथ ले लेता हूं, ये मेरा न्यूमरेटर में पहुंच गया, R तो कैंसिल हो गए और 100 माइनस L1 मुझको अभी डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो। नाउ अब अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं तो 1.6/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.8, है ना। तो यहां पर मुझको मिल गया 0.8। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.8 इंटू अगर मैं 100 करूं तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा 80 माइनस 0.8 L1 इक्वल्स टू 2 तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, अब मुझे मिलने वाला है यहाँ पर 100 माइनस 1.6 L1। यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ एकदम क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करते हैं, इस माइनस 1.6 L1 को LHS की तरफ ले लेते हैं तो प्लस 1.6 L1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0.8 L1 से सब्ट्रैक्ट होकर के फिर सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिल जाएगा फाइनली 0.8 L1 विच विल बी इक्वल टू, अब मेरे पास RHS में 100 है एंड LHS के 80 को मैं RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं तो 100 माइनस 80 की वैल्यू हो जाएगी 20, इंप्लाइज दैट। अब L1 निकालना चाहते हैं तो 0.8 को मैं लिख सकता हूं 8/10 विच इज 4/5, तो 5 हमारा मल्टीप्लाई होकर के 20 से हो जाएगा 100 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर थी, बस L1 की वैल्यू को पुट करते ही या L1 की वैल्यू को पुट करते मुझे R मिल जाना चाहिए। तो आप इक्वेशन 1 की भी हेल्प ले सकते हो, 2 की भी ले सकते हो, मैं 1 ले लेता हूं। तो नाउ L1 की जगह में लिख दो 25, यहां भी 25, 100 माइनस 25 बिकम 75। अब ये 75 LHS में आकर के मल्टीप्लाई होगा, 75/25 विल बिकम 3, 3 इंटू 5 विल बिकम 15। तो R की वैल्यू फाइनली मुझे मिलने वाली है 15 ओम, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए और इसीलिए मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2014 से है एंड क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। ऑलराइट,
द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन EMF ऑफ 2 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When a resistance R connected across the given cell has values of 1 infinity and to 9.5 ohm, the balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The internal resistance of the cell is, देखिए ये बात मैंने आपको बताई है कि पोटेंशियोमीटर के काफ़ी एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसी भी सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम दो अलग अलग सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी सेल के हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन होता है। आपको क्या है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, तो ये सवाल हार्डली 10 से 15 सेकेंड का है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन के चक्कर में फंस जाओगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी समय दे बैठोगे, क्योंकि सवाल आपको लेंदी दिख भी रहा है। और अगर आप प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करोगे देन इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, आपको समय लग जाएगा सॉल्व करने में, और उतना समय जनरली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो मैं आपको पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, आप फॉर्मूला याद रख लो। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपका आर्टिकल नीट में नहीं है, बट सवाल जनरली जेई में भी पूछ लिया न होने के बावजूद भी, तो मैं चाहता हूं सेफ्टी के लिए आपको सीख लेना चाहिए ताकि आप लोग कॉन्फिडेंटली वहां पर एग्जाम के हॉल में बैठ पाएंगे। तो देखिए, एक सेल जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। देखिए, जनरली क्या होता है कि हम एक सेल कनेक्ट करते हैं और जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी होती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जनरली पहले हम उस सेल को ओपन सर्किट रखते हैं, और ओपन सर्किट रखने के कारण उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होती, और करंट फ्लो न होने के कारण हमें उस सेल के अक्रॉस जो EMF की वैल्यू होती है वो मिल जाती है। तो ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी? तो ओपन सर्किट के केस में डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी। तो जो यहाँ पर पहला केस इन्फिनिटी वाला कह रहा है, ये बेसिकली सेल के ओपन सर्किट वाला सीन था, और उस केस में जो मेरी लेंथ आई थी वो कितनी आई थी? 3 मीटर आई थी। तब इसीलिए यहाँ पर जो L1 है, जब मेरी सेल ओपन सर्किट की कंडीशन में थी तब जो मेरा बैलेंस पॉइंट की लेंथ थी वही हमारा L1 होता है। तो L1 की जगह में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 3 मीटर पुट कर देना है। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करूं, तो मुझे उसे डिस्चार्ज करने की जरूरत होती है। हम उस सेल को डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के दौरान उसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको सेल से करंट फ्लो कराना है तो आपको उसको किसी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करना होगा। जिस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है उसकी रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर बेसिकली गिवन है 9.5 ओम, जो कि मेरा कैपिटल R यहाँ पर होता है। और जब हम इस एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस सेल को कनेक्ट करते हैं और बाद में जो फिर अगेन हम बैलेंसिंग पॉइंट को या बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, तो बाद की जो लेंथ होती है वो हमारी होती है L2, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें 2.85 मीटर गिवन है। तो बिल्कुल आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो L1 की जगह में 3 माइनस L2 की जगह में 2.85 डिवाइडेड बाय 2.85 इंटू R की जगह में लिख दूंगा मैं 9.5। बट सॉल्व करते ही आंसर, बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको बस जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए एकदम क्लियरली विजिबल है कि 95 3 जा 285 होता है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर रिड्यूस करूँ तो यहाँ पर मुझे 0.3 मिलने वाला है। नाउ 3 माइनस 2.85 विल बी इक्वल टू 0.15। तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 0.15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास 0.3 है। अब अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू देखिए, आप क्या कर सकते हो, 3 के बाद में एक 0 और लगा दो, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, तो बचा मेरे पास 15/30। 15/30 1/2 1/2 0.5। तो डेफिनेटली यहाँ पर 0.5 ओम की हमारी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, और इसीलिए हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2014 से है। क्वेश्चन है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट
passes through the galvanometer. If resistance of the galvanometer is capital G, then the resistance of the ammeter will be. देखिए मैंने पहले जो सवाल हमने सॉल्व किए हैं उसमें इस तरह का सवाल आया हुआ है और मैंने आपको काफ़ी डिटेल में गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन को सिखाया हुआ है इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। और अगर आपको वहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल इस सवाल को बहुत इजीली कर जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको मेरे सारे वीडियोस देखने होंगे, तब जाकर के आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलेगी जिसके थ्रू आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एक एमीटर है और इस एमीटर के 0.2% जो भी इसका मेन करंट है उसका 0.2% सिर्फ गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पास हो रहा है। तो आप याद करके बताओ कि हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर को लगाते हैं जिसे हम कहते हैं शंट, है ना। तो ये एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल और उसके पैरेलल में लगने वाला एक रेजिस्टर कंबाइनली कहलाता है एमीटर। तो ये मेरा एमीटर है। अब कह रहा है कि इसमें जितनी भी करंट फ्लो हो रही है इस करंट का 0.2% हमारी गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है। तो अब इस I का 0.2% मैं कैसे निकालूंगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू I, ये जो करंट है मेरी गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पास कर रही है। तो जो रिमेनिंग बाकी करंट रह गई वो कहाँ से पास कर रही होगी, मेरी शंट से पास कर रही होगी। नाउ शंट की रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमारी वो है कैपिटल G, है ना। यहां पर हमको कैपिटल G गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो कहता है कि इस मेरे पूरे एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें बताना है, ठीक। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि शंट एंड गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस है सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारी गैल्वेनोमीटर के कॉइल के अक्रॉस भी होगी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ओम्स लॉ विच इज V इक्वल टू IR। तो नाउ अगर 0.2% करंट हमारी गैल्वेनोमीटर से पास की है तो रिमेनिंग जो भी करंट होगी वो कितनी होगी, वो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 99.8% ऑफ मेन करंट हमारी पास करिए किसके थ्रू, शंट के थ्रू। और अब मैं IR दोनों ही गैल्वेनोमीटर एंड शंट के लिए यूज करके मैं इक्वेट कर देता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे शंट के अक्रॉस रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी 99.8 बाई 100 into I into R. This is the potential difference across the shunt. Potential difference across the galvanometer coil is 0.2 divided by 100 into I into G, और दोनों की वैल्यूज को मैं सेम कर देता हूं, है ना। अब देखेंगे 100 एंड 100 आपस में कैंसिल, I एंड I आपस में कैंसिल, इसके भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसके भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल डेसिमल भी आपस में कैंसिल। एंड फाइनली R की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं it will be equal to 2 upon 998 into G. Now 2 upon 998 कितना हो जाएगा, it will be equal to 1 upon 499 into G। और ये हमारी वैल्यू आ गई R की। और ये रेजिस्टेंस किसकी है, मेरे शंट की है। क्या आपको शंट की रेजिस्टेंस पूछी गई है, नो, आपको पूछा गया है एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एमीटर कहते हैं और मुझे इस एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो जहां तक सवाल एमीटर के रेजिस्टेंस का है, तो क्योंकि एमीटर गैल्वेनोमीटर एंड शंट के कॉम्बिनेशन से बनता है तो मुझको इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू बतानी है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। नाउ बस फॉर्मूला यूज करते हैं आंसर। सो R की वैल्यू मुझे नहीं मालूम थी, ये पता चल गई। सो इट विल बी इक्वल टू G अपॉन 499 इंटू G डिवाइडेड बाय G अपॉन 499 प्लस G। यहां तक की हमारी वैल्यू आ गई। अब देखेंगे G बाय 499 मेरा अब देखेंगे तो मैं एलसीएम ले सकता हूं डिनोमिनेटर में 499, तो एलसीएम लूंगा तो 499 499 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 499 यहां पर इस जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 499G प्लस G विल बिकम 500G। तो 499 तो कैंसिल ही हो गया, तो मेरे पास बचने वाला G स्क्वायर अपॉन 500G। एक G अगर मैं कैंसिल कर दूं तो फाइनली आंसर मेरा G अपॉन 500 आना चाहिए। तो G अपॉन 500 मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा
जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 से है, ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5 R and 3 R respectively as shown. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings are VA, VB and VC respectively. Then, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर देखिए, हमको 3 वोल्टमीटर गिवन है, A, B एंड C। A के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है R, B के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 R एंड सी के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 3R। अब कहता है कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस को हम अप्लाई किए बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, तब वोल्टमीटर की जो रीडिंग आई थी वो VA, VB एंड VC थी। तब हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि B एंड C दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी सेम आएगी। भैया, वोल्टमीटर का जो पर्पस है, जो उसका वर्क है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है, और इसीलिए दोनों सेम रीडिंग बताएंगे। तो इसका एक तो मतलब समझ में आ गया, दैट VB मस्ट बी इक्वल टू VC। इसमें कोई दो राय नहीं है, VB एंड VC सेम होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है, या तो 4th करेक्ट हो सकता है। 2 एंड 3 के करेक्ट होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई नाउ। अब देखिए, क्योंकि अब यहां पर देखिए, मान लेते कि हमारे वोल्टमीटर ए से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू लेटेस्ट से मैं मान के चलता हूं I। अब इसी करंट I का इन दोनों के बीच में डिवीजन होना है ना, इसी करंट I का इन दोनों के बीच में डिवीजन होना है। तो एक काम करते हैं, अपन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले किसका B एंड C का। मैं देखना चाहता हूं कि बी सी के पास कंबाइनली जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रह रहा है, उसकी वैल्यू ए के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है कि नहीं है। तो मैं एक बार के लिए करंट को I मान लेता हूं, और इसी करंट ए का डिवीजन होने वाला था, तो डिवीजन करने से फार बेटर है कि मैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर के इन दोनों को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूं। तो नाउ, क्योंकि इन दोनों पैरेलल में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों की, मैं बी एंड सी की बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू R, इक्विवेलेंट कर देता हूं, विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 1.5 R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 1.5 R प्लस 3R, दैट इज 4.5 R। नाउ एक R आपस में कैंसिल, 15 3 जा 45, डेसिमल आपस में कैंसिल हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली 3 भी आपस में कैंसिल हो गए, तो मुझको फाइनली यहां पर एक R बच रहा है। और मुझको एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों B एंड C के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R ही आ रही है। अब देखो, इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इन दोनों की कंबाइनली रेजिस्टेंस भी R है। इससे जितनी करंट फ्लो हो रही है, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू भी सेम करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा, और इन दोनों के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR होगा। तो इस केस में मुझको एक बात समझ में आ गई कि वोल्टमीटर ए की रीडिंग भी उतनी ही होगी जितनी बी एंड सी ने रीड की है, और इसीलिए मैं ऑप्शन 4th के साथ जाना चाहूंगा। और ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी, है ना। मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों को तो सेम होना ही था, जो भी हमने सेल कनेक्ट किया था, जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, उससे बनने वाली करंट को मैंने I मान लिया। तो ए के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस IR है। अब यही करंट का इन दोनों के बीच में डिवीजन होना था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, जिसकी वैल्यू अगेन R मुझे मिल गई। तो नाउ इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट सेम I रहेगी। तो इन दोनों के पास भी रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस IR है, ए के पास भी रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस IR है। तो इसीलिए तीनों के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और इसीलिए ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 से है, एंड क्वेश्चन है, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज। देखिए, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, मीन्स अगर आप वायर के अलोंग मूव करें तो आपको वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में बदलाव देखने को मिलेगा। तब कहता है कि इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी है जो नहीं बदलता होगा,
ऑप्शंस में मेरा करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड करंट डेंसिटी है। इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन 1 होगा। करंट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, एंड चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब क्योंकि एक ही कंडक्टिंग वायर है तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि एक ही कंडक्टिंग वायर के अलग अलग पॉइंट में अलग अलग करंट है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। अगर एक ही सिंगल वायर है तो सिंगल वायर के हर पॉइंट में करंट की वैल्यू को सेम होना चाहिए। अगर मान लेते उस वायर के किसी एक पॉइंट से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हुई है तो उस वायर के किसी अदर पॉइंट से भी 2 एम्पियर की करंट ही फ्लो होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि मान लेते हमारी वायर कुछ इस शेप में थी, मैं राइट की तरफ जाता गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता गया। तो मान लिया जाए इस पॉइंट पे मेरी करंट की वैल्यू थी सपोज 2 एम्पियर। यहां पर अब एरिया ज्यादा हो गया। अब आपको लगा ज्यादा एरिया हो जाने के कारण यहां से ज्यादा चार्ज फ्लो होनी चाहिए। तो भैया अगर ऐसा है तो एक्स्ट्रा चार्ज आएंगे कहां से? देखिए आपको मालूम है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया जितने चार्जेस की मूवमेंट इस एरिया से हुई होगी सेम चार्जेस की मूवमेंट इस एरिया से भी तो होनी चाहिए। अगर चार्जेस ज्यादा हो गए, मतलब अगर यहाँ पर करंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा कहाँ से? और अगर आपको लगता है यहाँ पे कम हो जाना चाहिए तो चार्ज गया कहाँ पर? और क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, तो डेफिनेटली फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं कि उस वायर के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फ्लो होने वाली चार्ज की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और बिल्कुल ये जो पर्टिकुलर जानकारी है ये हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलता जुलता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम बेसिकली किसी फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं कि किसी भी एरिया से जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड की मूवमेंट है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर मान लो आपके पास एक पाइप है और उस पाइप से किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है ना, एक पाइप है वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया की और उससे एक लिक्विड फ्लो करवा रहे हैं। तो मान लेते कि यहाँ एरिया कम, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो मान लेते मैं हर मिनट यहां से 10 लीटर पानी सप्लाई कर रहा हूं और यहां पर पाइप मोटा है तो आपको हर मिनट यहां पे कितना पानी मिलना चाहिए? तो भैया 10 लीटर ही मिलेगा, 11 नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं भेजा ही हूं जब हर मिनट में 10 लीटर पानी, तो आपको मिलेगा भी 10 लीटर पानी। आप बोलोगे एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मिलना चाहिए, तो पानी आएगा कहां से एक्स्ट्रा? भैया जो भेजा ही गया है हमने पर मिनट में 10 लीटर, तो 11 आएगा कहां से? अंदर थोड़ी पानी का फॉर्मेशन हो रहा है। और अब अगर मान लेते मैं 10 लीटर भेजता हूं, आप बोलोगे 9 मिलेगा, तो 1 लीटर पानी कहां चला गया? तो डेफिनेटली अब जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करा रहे हो किसी भी एक एरिया से, उतना दूसरे एरिया से भी निकल जाना चाहिए, अदरवाइज यहां पर कंटिन्यूटी नहीं बन सकती है ना। और इसी प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैं अदर ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है उसको लेकर के भी मैं जानकारी बता देता हूं। करंट कांस्टेंट होगा ये बात एकदम तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ हमारी जो करंट डेंसिटी होती है इसका सिंबल होता है जे, और ये होती है हमारी करंट अपॉन एरिया। करंट तो कांस्टेंट है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो एरिया के बदलने के साथ करंट डेंसिटी बदलेगी, और इसीलिए करंट डेंसिटी एक वेरिएबल होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। जहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल है तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप है करंट आई इक्वल टू एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया, जहां पर n होती है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, ए होता है हमारा एरिया, और आई होती है हमारी करंट। तो करंट तो कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली यहां पर अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब क्योंकि आई एन ई तीनों नहीं बदल सकते तो डेफिनेटली एरिया के बदलने के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदल रही होगी, और इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर एक वेरिएबल है और करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है तो इसको लेकर के भी मैं जानकारी दे दूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहां पर ई हमारे अगेन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन के लेटिस के साथ तो कंजुगेटिव कोलिजन्स के बीच में जो समय लगता है
उस समय को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर टाउ कांस्टेंट होता है। तो अब अगर मान लेते ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल है, ई तो बदल नहीं सकता, टाउ बदल नहीं सकता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बदल नहीं सकता, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी एक वेरिएबल होगी, और इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। करंट एकदम सही जवाब है और आपको बिल्कुल ये याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 से है एंड क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with the wire and an accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire is। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियोमीटर की वायर को यूज किया गया। तो देखिए सवाल मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बात कही है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट की बात करते हैं, मतलब हम उस फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन की बात करते हैं ओवर अ लेंथ। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा हो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन आ रहा हो ओवर अ लेंथ, तब चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ को हम उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहते हैं। तो जैसे यहां पर हमारी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 4 मीटर है, अब इस 4 मीटर लेंथ के अलोंग अगर हम मूव करें तब हमको पर सेंटीमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलनी चाहिए, इट शुड बी 1 मिली वोल्ट, है ना। आपको समझना चाहिए कि जैसे ये मेरी पोटेंशियोमीटर की वायर है और इस वायर के अलग में अगर मूव करूं तो पर सेंटीमीटर मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, आई शुड हैव 1 मिली वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तब हम कहेंगे कि उस केस में वायर में जो आने वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना। तो हमको ये बेसिकली बात यहां पर करनी है। तो देखिए यहां पर मेरी एक वायर है जिसके लेंथ की वैल्यू हमें 4 मीटर गिवन है और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 8 ओम गिवन है। अब कहता है कि इसके साथ सीरीज में किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को लगाएंगे तब जाकर के हमको ये वैल्यू का ग्रेडियंट मिलेगा। तो इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा देता हूं जिसकी रेजिस्टेंस आर मुझे निकालनी है, और यहां पर एक्यूमुलेटर का मतलब सेल से है, और यहां पर हमने एक सेल को भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिसके ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच, 2 वोल्ट। देन यहां तक की बात मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीन्स हर सेंटीमीटर के वेरिएशन के साथ या हर सेंटीमीटर की मूवमेंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस 1 मिली वोल्ट आना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं वायर के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जाऊं जिसकी लेंथ 4 मीटर है, तब इस 4 मीटर के मूवमेंट में मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना चला आना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं ये मान करके चलता हूं कि मेरे वायर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं V1 की वैल्यू को निकालूंगा कैसे। तो डेफिनेटली क्योंकि 1 मिली वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर के लिए है, तो 4 मीटर मीन्स 400 सेंटीमीटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट शुड बी 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर। यस और नो। यहां पर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू में हमें लेंथ सेंटीमीटर में गिवन थी। तो देखो 1 मिली वोल्ट का वेरिएशन पर सेंटीमीटर में है, तो 400 सेंटीमीटर के लेंथ में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली वैल्यू मुझे 1 मिली इंटू 400 हो जाएगा 0.4 वोल्ट। और इससे मुझे ये पता चल गया कि जो V1 की वैल्यू है ये 0.4 वोल्ट होनी चाहिए। एक बात हम ये भी जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिवीजन होता है, तो अगर 2 वोल्ट में हमें वायर को 0.4 वोल्ट दिया है तो रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस 0.4, इट मीन्स इट शुड बी 1.6 वोल्ट। अब बहुत इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मुझे V1 की भी जानकारी है, V2 की भी जानकारी है एंड V की भी जानकारी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले की मदद से आप एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। तो आप V1 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, V2 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा। तो काम करते हैं मैं V1 का ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले में V1 की वैल्यू होती है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V।
इंप्लाइज दैट, तो V1 की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई 0.4। नाउ R1 हो गया मेरी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें 8 गिवन है, डिवाइडेड बाय 8 प्लस R2 की जगह में मैं R लिख देता हूं, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है हमने, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है हमें। तो 8 इंटू 2 बिकम 16, 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, 4/10 को लिख सकता हूँ 2/5, है ना। यहाँ पर 16 है, 16 से अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा कितना, 80, और 80 से अगर मैं 2 डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 40। तो RHS में मिलने वाला है 40, और ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 8 प्लस आर को, उसको अगर मैं LHS में ले लूँ तो ये न्यूमिनेटर में 8 प्लस आर हो जाएगा। तो फाइनली R की वैल्यू 40 माइनस 8 32 ओम होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन 4 को चूज करूंगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 से है, एंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। यहां पर हमें पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी है, और यहां पर इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव का मतलब यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा गया है हमें, है ना। इफेक्टिव का मतलब इक्विवेलेंट है, तो यहां पर मुझे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में रहने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। और आपको सर्किट देख करके समझ में आ रहा है कि ये एक इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर जो मेरी लूप है, ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक इनफाइनाइट लैडर है, और इस लैडर के हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्चुअल है, आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सवाल सॉल्व करना आएगा। देखिए अगर यहाँ पर इस तरह के इनफाइनाइट लूप्स हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर सच में लूप्स की संख्या इनफाइनाइट है, तो इस लैडर में एक लूप के एक्स्ट्रा जुड़ जाने या फिर एक लूप के कम हो जाने से पूरी सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई खास बदलाव नहीं आना चाहिए, है ना। एक बार फिर से सुनेंगे आप। अगर इस तरह के बहुत सारे लूप्स हैं, और क्योंकि लूप्स की संख्या काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि उस लैडर में, उस सीरीज में एक लूप अगर एक्स्ट्रा में जोड़ भी दूं या फिर घटा भी दूं, तो क्योंकि ऑलरेडी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लूप है, तब एक लूप एक्स्ट्रा जोड़ देने या फिर घटा देने से सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम एक तरीका सोचेंगे, जिस तरीके के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके देता हूँ आपको। एक पॉइंट में यहाँ पर लेता हूँ x, एक पॉइंट में यहाँ पर लेता हूँ y, और एकदम ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से हमारे इस पर्टिकुलर केस में सर्किट का स्ट्रक्चर पॉइंट ए एंड बी के बाद में बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम तरह का स्ट्रक्चर पॉइंट एक्स एंड वाई के बाद भी है। देखिए ए के बाद आर है, बी के बाद आर है, यहाँ पर एक्स के बाद आर है, वाई के बाद आर है। तो अगर मैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में अगर इस लैडर की स्टडी करूं, तो जिस तरह का ओरिएंटेशन है हमारी सर्किट का, एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन पॉइंट्स एक्स एंड वाई के बाद भी है। और मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूं कि इस लूप के एक्स्ट्रा लगा देने या फिर हटा देने से सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदलाव नहीं आना चाहिए, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी बदलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। और इसे मैं मान के चलता हूँ आर डैश, इसे मैं फिलहाल के लिए आर डैश मान करके चलता हूँ, है ना। पॉइंट्स एक्स एंड वाई के बीच में सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में रहने वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ समान होनी चाहिए। रीजन ये है कि इनफाइनाइट लैडर में, इनफाइनाइट लूप्स के केस में एक लूप के बढ़ने या कम होने से हमारी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए। यहां तक की बात ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अब मैं इस सर्किट को किस तरह से बना सकता हूं। तो देखिए ये मेरा सर्किट है, ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब इसके बाद मेरा पॉइंट एक्स है, इसके बाद मेरा पॉइंट वाई है। और एक काम करते हैं कि एक्स एंड वाई के बियॉन्ड जितना भी मेरा लूप है, जितनी भी मेरी सर्किट है, उन सबको मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूं, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं आर डैश मान लेता हूं। क्या फर्क पड़ता है ना। देखिए पॉइंट एक्स एंड वाई के बाद जो पूरी की पूरी सर्किट है, उसके रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने आर डैश मानी हुई है। तो पॉइंट एक्स एंड वाई के बाद की पूरी सर्किट को मैंने आर डैश के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये आर और ये आर डैश दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो डेफिनेटली पैरेलल में है। और दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो
तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस और नो? एकदम सही बात है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 को R इक्विवेलेंट के लिए हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा ये हो गया, और इन दोनों की जगह में एक सिंगल रजिस्टर में लगा देता हूं जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है। अब इसके साथ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आपको दिखेंगे, तो ये दोनों और ये तीनों सीरीज में हैं, तो इसके साथ मुझको इन दोनों के रेजिस्टेंसेस को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो R प्लस दिस वैल्यू मिला करके हो जाएगी, तो ये तो मैंने लिखा ही था, एंड R प्लस आर हमारा 2R में और यहां पर ऐड कर देता हूं, और इससे मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सप्रेशन वाकई पॉइंट्स A एंड B के बीच में रहने वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो अगेन कितना है, R डैश है। तो इसको भी मैं R डैश के इक्वल कर सकता हूं, और इससे मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है, और इस इक्वेशन में एक ही अननोन है R डैश, और सॉल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। हो गया, बस इसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस प्रॉब्लम का जो वर्किंग जो मेथड था है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम यहां पर हो जाएगा मेरा R प्लस आर डैश, तो ये तो मेरा R डैश रहा, प्लस 2R के साथ मुझको R प्लस आर डैश को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे मिलेगा 2R स्क्वायर प्लस 2R डैश। नाउ और RHS तो मेरा हो गया है, LHS में मेरे पास अभी भी R डैश है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, RHS के डिनोमिनेटर को मैं इस R डैश के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मुझे, R डैश R प्लस R डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 2R डैश प्लस R डैश हो जाएगा 3R डैश प्लस 2R स्क्वायर, एंड फाइनली इंप्लाइज दैट मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। तो यहां पर ये R डैश है ना, तो मुझे मिलेगा R डैश स्क्वायर। नाउ यहां पर R डैश R है और यहां पर 3R डैश है, तो इसको अगर मैं LHS की तरफ लूं तो माइनस हो जाएगा, तो +1 -3 हो जाएगा -2R डैश, और ये +2R स्क्वायर भी LHS में आकर के हो जाएगा -2R स्क्वायर, एंड RHS में बचने वाले मेरे पास 0, और इस तरह से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, जहां पर मेरा वेरिएबल या फिर अननोन कहना चाहिए R डैश है। तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आंसर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए R डैश की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो -b। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2R, तो -b के लिए हो जाएगा -2R दैट इज 2R, प्लस माइनस में प्लस आएगा, माइनस साइन परमिटेड नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं आ सकती, अंडर रूट, फिर होता है b स्क्वायर, तो -2R के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4R स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पर -2R स्क्वायर है, तो -4ac, सो 4 इंटू 1 इंटू -2R स्क्वायर इज कितना, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाने वाला है, एंड 4ac करूंगा अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac में अगर मैं 4 इंटू a इंटू c करता हूं, तो मुझको यहाँ पर मिलेगा 8R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, हाँ कि नहीं। तो देखिए -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, -4ac मीन्स माइनस था, फिर 4 इंटू 1 इंटू -2R स्क्वायर करता, तो माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पर मेरे पास 8R स्क्वायर आने वाला है। तो अब अगर आप देखेंगे तो 4R स्क्वायर प्लस 8R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12R स्क्वायर, है ना। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2R प्लस, अब 12R स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, 12R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 4 के रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3 के रूट की वैल्यू √3 रह जाएगी, R स्क्वायर के रूट की वैल्यू R हो जाएगी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का 2 रहने दो, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद, तो फाइनली मेरे पास मिलने वाला है R प्लस √3R, तो ये मेरा आंसर आ रहा है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों से R कॉमन लेकर के R की वैल्यू मुझे 2 किलो ओम लेने को कहा गया है, तो वैल्यू पुट करते मुझे आंसर मिल जाएगा। सो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं R कॉमन ले लूं तो मुझको मिलने वाला है 1 प्लस √3, एंड फाइनली R की वैल्यू है 2 किलो ओम, तो यहाँ पर 2 किलो ओम आ जाना चाहिए,
और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 1 + √3 इंटू 2 किलो ओम, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 से ही है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच ऑफ क्यूब इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज 1 किलो ओम ईच। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास एक क्यूब है जिसमें टोटल 12 रेजिस्टर्स को लगाया गया है। और जनरली इस तरह के केस के लिए आपको फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने से आपका समय जाएगा। अगर यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बैठ गए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप काफी समय दे बैठेंगे। और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडीमेड फॉर्मूला जो है आपको याद हो जाना चाहिए। और मैं समझाता हूँ फॉर्मूले क्या क्या है। यहाँ पर टोटल 3 केसेस होते हैं और तीनों केसेस के लिए आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहला, अगर आपको क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस, या जो क्यूब की डायगोनल होती है उस डायगोनल के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो यहाँ पर देखो क्यूब का डायगोनल कौन होगा। तो पॉइंट ए के लिए मेरा क्यूब का डायगोनल का अदर पॉइंट होगा एच। पॉइंट सी के लिए कौन होगा, पॉइंट सी के लिए हो जाएगा पॉइंट जी, ई के लिए हो जाएगा डी एंड एफ के लिए हो जाएगा बी। मतलब एक फेस के एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे फेस के ऑपोजिट कॉर्नर तक जो मेरी डायगोनल बनेगी वो क्यूब की डायगोनल कहलाएगी। एंड क्यूब के डायगोनल के लिए हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है 5/6R, है ना, आपको याद रखना चाहिए। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक पॉइंट क्यूब का मैं ए ले लेता हूं और दूसरे पॉइंट को मैं एच ले लेता हूं जो पूछा भी गया है। तो इस केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एच कितना हो जाएगा, मैंने कहा 5/6R। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए। तो R की वैल्यू पुट करते मुझे आंसर मिल जाएगा। तो R की जगह में अगर मैं 1 किलो ओम पुट कर दूं तो 5/6 किलो ओम करेक्ट आंसर होगा। तो 5/6 किलो ओम ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नाउ अब अगर मान लेते आपको किसी फेस के डायगोनल के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ली जाए, है ना, मैं फिर से बताता हूं किसके अक्रॉस, किसी भी फेस के, अगर आप इस केस में क्यूब का कोई फेस देखेंगे तो फेस का शेप क्या होगा। तो ऑब्वियसली शेप आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। और इस स्क्वायर के जो एक डायगोनल के अगर 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाए, जैसे मैं पॉइंट ए एंड डी ले लेता हूं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस या बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 3/4R, जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। और अब अगर आपको किसी एज के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाए, मतलब यहां पर जैसे कोई भी एक एज ले लीजिए, कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो साइड के 2 जो पॉइंट्स होंगे उन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाए तब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूं। तो जैसे मान लो पॉइंट ए बी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, बी डी ले सकते हो। तो मैं ए बी ले लेता हूं। तो किसी एज के अक्रॉस आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 7/12R। और आपको ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्यूब के डायगोनल के लिए, ये क्यूब के किसी फेस के डायगोनल के लिए, और ये किसी एज के अक्रॉस हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है। और किसी भी कीमत पे आप इस तीनों फॉर्मूले को याद रख लीजिए। अगर सवाल आ जाए तो बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर मान लेते यहां पर रेजिस्टर्स की जगह में कैपेसिटर्स हों, अगर मान लेते यही 12 रेजिस्टर्स की जगह में 12 कैपेसिटर्स हों, तब उस केस में क्या होगा। तो सेम आपको बस क्या याद रखना है कि उस केस में 6/5C कर देना, 4/3C कर देना एंड 12/7C कर देना, है ना। मतलब R की जगह में कौन आ जाएगा, R की जगह में कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ जाएगी जो हर ब्रांच में हमने लगाई होगी। 5/6 को लिख देना 6/5, 3/4 को लिख देना 4/3, 7/12 को लिख देना 12/7, और आपको याद रख लेना है बस। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन री AIPMT 2015 से है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF E will be, ठीक, इजी क्वेश्चन है, देखो समझाया जा सकता है आप और समझ भी सकते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस स्मॉल r हमें गिवन है। इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ और एक रेजिस्टेंस R1 के साथ। तो यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी के EMF की वैल्यू हमें E0 लेने को कहा गया है
और रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर ये R1 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि एक अननोन EMF E है, जिसके EMF की वैल्यू को फाइंड आउट करने के दौरान जो बैलेंस पॉइंट मिला हमें, वो कितनी लेंथ में मिला, हमें L लेंथ में मिला। तब कहता है कि EMF E की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको ये कहा है कि पोटेंशियोमीटर के कई एप्लीकेशंस हैं, जिनमें एक एप्लीकेशन है कि हम किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम किसी सेल के EMF की वैल्यू भी पोटेंशियोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं। EMF यहाँ पर बेसिकली वोल्टेज ही है एक हिसाब से देखा जाए तो आप किसी भी अननोन सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या फिर EMF की वैल्यू बिल्कुल आप पोटेंशियोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये हमारी वो सेल है जिसकी EMF हमें निकालनी है या बतानी है। तो किया क्या जाता है कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, इस वायर का नाम मैं ए भी रख देता हूं। तो पोटेंशियोमीटर की वायर के एक एंड से हम सेल के EMF के पॉजिटिव टर्मिनल को, मींस जो हमारी सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम वायर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम एक गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी की मदद से इस वायर में एक पॉइंट सर्च करते हैं जिस पॉइंट पे हमारे इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल में होने चाहिए। करंट तब फ्लो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल में है। अगेन ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम पोटेंशियल में है ही, क्योंकि आपस में मैंने टच करवाया हुआ है। तो डेफिनेटली क्या हुआ, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल के बराबर है। सेल के नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी जहां पर टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट का नाम मैं सी रख देता हूं, तो पॉइंट सी के बराबर है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी होगा, एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस हमारी EMF E का भी होना चाहिए, या फिर वही वैल्यू हमारी EMF E की भी होनी चाहिए। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही तो जो भी हमारी EMF की वैल्यू है वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड सी के बीच में बनना चाहिए। ठीक, इतनी बात आप मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये जो वायर है और ये जो रजिस्टर है दोनों सीरीज में है, और इन दोनों के अक्रॉस हमने E0 अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दिया है। तो काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वायर के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मान के चलता हूं V1, इसे मैं V1 मान लेता हूं। एंड सिमिलर वे में इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 हो जाएगा। तो मुझे V1 की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि वायर एंड रजिस्टर दोनों सीरीज में है तो मैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले की मदद से डेफिनेटली V1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। और V1 कितना हो जाएगा, R1 दैट इज R अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज R प्लस R1 इंटू अप्लाइड वोल्टेज E0। तो ये मुझे मिल गया कि मेरे वायर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लेकिन मुझको A से लेकर के B तक के पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है, मुझको A से लेकर के पॉइंट C तक के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहीं पर हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। तो ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप देख रहे हो ये कितनी लेंथ में आई है, ये लेंथ L में आई है क्योंकि मेरी वायर की लेंथ L है। देन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू V1 अपॉन L विच इज इक्वल टू RE0 अपॉन R प्लस R1। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी क्लियर है। बट मुझको अब क्या पता चल चुकी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मींस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। लेकिन A से लेकर के C तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल l है। तो A से लेकर के C तक के अगर मैं पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो वही यूनिटरी मेथड वाला केस है। तो डेफिनेटली पॉइंट A से लेकर के पॉइंट C तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेरी EMF की वैल्यू है। तो E की वैल्यू डेफिनेटली हमारी RE0 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू L हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ब्रैकेट की यह पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ में आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इंटू L टाइम्स हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड C, जो कि हमारी सेल के EMF की इक्वल होगी। तो यही करेक्ट आंसर है। और आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो मैं देख सकता हूं कि इस केस में जो आंसर होगा है ना, जो आंसर होगा यहां पर एक्चुअली मैंने L डिवाइड करना मैंने छोड़ दिया था, V1 बाई L किया था, तो यहां पर भी L डिवाइड होगा है ना, ये L डिवाइड करना था मुझे। तो यहां पर कैपिटल L डिनोमिनेटर में आएगा। V1 की वैल्यू से मैंने L डिवाइड किया था
तो RHS के साथ भी तो मुझे L डिवाइड करना था, और अब मुझको इस ग्रेडियंट की वैल्यू से स्मॉल l को बस मल्टीप्लाई करना था। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। अब चेक करिए, तो E नॉट स्मॉल l अपॉन r प्लस R1 इंटू एल, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन री AIPMT 2015 से है। क्वेश्चन है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर्स रेस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। देखिए मैं सवाल समझाता हूँ। तो वायर्स हैं मेटेलिक, उनके डायमेंशन सेम है, मतलब उनकी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सेम है, बट अलग अलग एलिमेंट होने के कारण उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट है। अब उनको सीरीज में कंबाइन कर दिया गया। तो कह रहा है कि अब अगर हम यहाँ पर उनके कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव कंडक्टिविटी की बात करें, अगर हम उनके कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसका यह मतलब है कि उन दो मेटेलिक वायर्स की जगह पे जिनका मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, वहां पर अगर उनके कॉम्बिनेशन के डायमेंशन जितनी बड़ी एक सिंगल वायर यूज करूं, तब उस सिंगल वायर की कंडक्टिविटी क्या मेंटेन करें, सच दैट उस सिंगल वायर की रेजिस्टेंस और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू समान हो, इक्वल हो, सेम हो, तब जाकर के हम उस सिंगल वायर की कंडक्टिविटी को हम इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारी वायर्स हैं उनके लेंथ की वैल्यू L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू A है। डन। तो नाउ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि एक वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। रो मेरी रेजिस्टिविटी होती है, बट जानकारी यहाँ पर मुझे कंडक्टिविटी की है, एंड कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे मैं L अपॉन सिग्मा ए भी लिख सकता हूँ। तो नाउ इस बेसिस पे R1 कितना हो जाएगा, L बाई सिग्मा 1A, एंड R2 की वैल्यू हो जाएगी L बाई सिग्मा 2A, और ये मेरे उनके कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है, तो मुझको अब एक सिंगल वायर विजुअलाइज करनी है, एक सिंगल वायर की यहाँ पर स्टडी करनी है, लेकिन वो सिंगल वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, जो इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का डायमेंशन है। मतलब जैसे मान लिया जाए ये मेरी पहली वायर है और ये मेरी दूसरी वायर है, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ भी L है। अब मुझको इन दोनों वायर को हटा देना है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। अब इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह पे सेम डायमेंशन का एक सिंगल वायर चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए, बट सिंगल वायर होना चाहिए। तो डायमेंशन सेम होना है, तो इस सिंगल वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू 2L, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमेंशनली सेम रहेगा। तो अगर इनके एरिया की वैल्यू A थी, तो यहाँ पर भी एरिया A होगा, और एक सिंगल वायर की कंडक्टिविटी को मैं सिग्मा मान करके चल रहा हूँ, जो यहाँ पर हमारी इफेक्टिव कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो इस सिंगल वायर के लिए सेम रेजिस्टेंस मुझे प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो लेंथ की जगह में आ जाएगा 2L डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी की इफेक्टिव वैल्यू सिग्मा हो गई, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी सेम टू सेम है, इक्वल टू L बाई सिग्मा 1A प्लस L बाई सिग्मा 2A। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L बाई A कॉमन होकर के यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली मुझे सिग्मा तक पहुंचना है। दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन सिग्मा इक्वल टू, तो यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एलसीएम है, यहाँ सिग्मा 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस होकर के सिग्मा 1 आ जाएगा। तो फाइनली सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा के लिए फिर यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिखना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन री AIPMT 2015 से है, एंड क्वेश्चन है अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस 40.8 ohm all connected in series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the emitter will be। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, और एमीटर को हमेशा हम उस ब्रांच के साथ सीरीज में लगाते हैं जिस ब्रांच के थ्रू हमें करंट का मेजरमेंट करना होता है। तो जो हमको सवाल बोला है आगे उसको हम एक ड्राइंग उसकी बना देते हैं। तो एक सर्किट में कौन कौन है, पहले तो एक एमीटर है, उसके बाद कौन है, एक बैटरी है, ठीक है 30 वोल्ट की एक बैटरी बना देते हैं, साथ ही साथ एक रजिस्टर भी है, और यहाँ पर जो रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है
हमें बोला है 40.8 ओम लेने के लिए, तो मैंने ले लिया, सब सीरीज में है। अब कहता है जो एमीटर है उसमें एक कॉइल है जो कि 480 ओम का है, तो यहाँ पर कॉइल को हम क्या कहेंगे, इस कॉइल को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक एमीटर बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, हर सवाल जहां जहां एमीटर की जानकारी हमें सवाल के थ्रू मिल रही थी, मैंने हर बार आपको एक बात बोली है कि एक एमीटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है उसके साथ पैरेलल में शंट लगाते हैं। हमेशा एमीटर को कनेक्ट हमेशा सीरीज में करेंगे, ब्रांच में एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, बट एमीटर की अगर मैं बनावट की बात करूं तो इसमें जो कॉइल होता है उसके साथ पैरेलल में शंट लगाया जाता है। मतलब इस एमीटर की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर एमीटर की बात करूं, तो एक कॉइल होगा और इस कॉइल के साथ पैरेलल में शंट होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा एमीटर है, ये एज ए होल हमारा एमीटर है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसके कॉइल के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 480 ओम, और जो शंट है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 20 ओम। परफेक्ट। तो एक बात बताओ, एमीटर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या होगी, तो पैरेलल में है और दो हैं, तो पैरेलल में हम क्या जानते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट मीन्स 20 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 480 दैट इज 500। तो एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो आपस में कैंसिल, तो फाइनली मुझे मिलने वाला है 48 इंटू 2 विल बिकम 96 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी इक्वल टू 1, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा 9, सो इट इज कमिंग टू बी 19.2 ओम। और इससे मुझको एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी है 19.2 ओम। नाउ अब अगर मैं देखूं एमीटर के साथ मेरा जो एक्सटर्नल रजिस्टर है वो सीरीज में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीरीज में ऐड कर दीजिए। सो 40.8 प्लस 19.2 विल बिकम हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू डेफिनेटली 60 ओम, है ना। 40.8 प्लस 19.2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 60 ओम। और अगर 60 ओम को आप 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दोगे, देन फ्रॉम ओम्स लॉ करंट कितनी होनी चाहिए, तो करंट की वैल्यू V बाई R हो जानी चाहिए। तो वोल्टेज की वैल्यू हमने दी 30 वोल्ट, और इस केस में सर्किट के रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है 60। तो फाइनली 30 बाई 60 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो 0.5 एम्पियर यहाँ पर डेफिनेटली करंट फ्लो होनी चाहिए। और ये जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पर I, इसी करंट को ही तो एमीटर मेजर करके बताएगा। एमीटर का काम क्या था, ये जो एमीटर है ना, ये एमीटर करंट मेजर करता है। तो मेरी इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, और यही 0.5 एम्पियर की वैल्यू इस एमीटर को बताना है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें सारी अच्छे ढंग से आपकी क्लियर हो गई होंगी।